बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में एक दर्जी माँ सावित्री सिलाई कर कर अपना और अपने बच्चों का पालन किया करती थी। सावित्री के पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। सावित्री की बड़ी बेटी माधुरी शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शहर जाना है, शहर जाना है, लेकिन आप मेरी सुनती ही नहीं है। मुझे गांव में रहकर पढ़ाई नहीं करनी माँ, मुझे शहर जाना है। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें गांव में पढ़ा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सिलाई कर कर एक दर्जी माँ भला क्या ही कमा लेती है। बेटा, तुम अपनी आगे की पढ़ाई यही गांव में ही रहकर पूरी करो। और गांव के कॉलेज भी तो अच्छे ही हैं। शहर के कॉलेज की फी मैं नहीं जमा कर पाऊंगी बेटिया। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बात को समझो और जिद छोड़ दो। माँ, मैं गांव में नहीं पढ़ना चाहती, मुझे शहर जाकर ही पढ़ना है। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मुझे शहर के कॉलेज में ही पढ़ना है। मुझे नहीं पता आप चाहे रात दिन सिलाई करो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे शहर जाकर ही पढ़ना है। आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर माधुरी गुस्से में घर से निकल जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन माधुरी घर पर नहीं आती। सावित्री अपनी बेटी के इंतजार में घर के दरवाजे को ही देख रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी चांदनी उससे कहती है, माँ, आप क्या सोच रही हैं? इतना समय हो गया, लेकिन माधुरी अभी तक घर पर वापस नहीं आई। कहीं वो घर छोड़कर चली ना गई हो। क्या करूं? मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ कि अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर पर वापस आ जाओ। सावित्री अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। माधुरी एक सड़क किनारे अकेली बैठी थी। माधुरी, तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, तुम शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, लेकिन अपनी माँ से इस तरह मुंह मत मोड़ लेना। मैं शहर के कॉलेज में तुम्हारा दाखिला कर दूंगी। हमारा छोटा सा जो घर है वो मैं गिरवी रख दूंगी और तुम्हारे कॉलेज की फी मैं सिलाई कर कर भरती रहूंगी। आप सच कह रही है माँ? आप अपनी बात से पलट मत जाना। अब मैं भी अपने दोस्तों से कहूँगी कि मैं भी शहर के कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ। हमेशा चिढ़ाती थी ना मुझे, दर्जी माँ की बेटी, दर्जी माँ की बेटी। अब मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। माधुरी को जरा भी एहसास नहीं होता कि उसकी माँ अपना घर गिरवी रखकर उसे शहर भेज रही है। अगले दिन सावित्री गांव के जमींदार के पास घर गिरवी रख देती है और माधुरी का एडमिशन शहर के कॉलेज में हो जाता है। बेचारी सावित्री अपनी छोटी बेटी के साथ यह गांव में रहकर सिलाई कर कर अपनी बड़ी बेटी की कॉलेज की फी भर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शहर से माधुरी का फोन आता है। हेलो माँ, मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। उसके लिए मुझे एक बहुत सुंदर सा गाउन चाहिए। मुझे ऐसा गाउन चाहिए जो किसी के पास भी ना हो। यहाँ इस कॉलेज में बहुत ही अमीर अमीर लड़कियाँ पढ़ती हैं। उन्हें यह नहीं पता कि मेरी माँ दर्जी है। मैंने उन्हें कहा है कि मैं विदेश से अपनी माँ से गाउन मंगवा रही हूँ, इसलिए गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। माधुरी, क्या तुम्हें पता भी है कि हम अपना जीवन यहाँ कैसे व्यतीत कर रहे हैं? तुम तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहती हो। तुम्हें अपनी छोटी बहन का कुछ ख्याल भी है? उसका स्कूल छूट गया है और घर में राशन भी नहीं है। हम दोनों रूखी सूखी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जमींदार भी रोजाना घर पर आकर अपना किराया मांगता है, और तुम कह रही हो कि मुझे कोई अच्छा सा गाउन चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची, गाउन तो नहीं बन पाएगा। आप तो हमेशा अपना रोना रोती ही रहना। यहाँ पर आपकी बेटी की इंसल्ट होती है तो होने दो, लेकिन मेरा यहाँ पर एक स्टेटस है।
यहाँ मेरी अमीर अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती है। देखो माँ, मुझे नहीं पता आप कुछ खा रही है या नहीं खा रही या रूखी सूखी खा रही, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 1 हफ्ते के बाद गाउन चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने मुझे गाउन नहीं दिया तो आप अपनी बेटी की शक्ल कभी नहीं देख पाएगी। और आप अच्छी तरह से जानती है कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी फोन रख देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर सावित्री को बहुत ही दुख होता है। सावित्री अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है कि वो कितनी जिद्दी है। अपनी बात को मनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सावित्री, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकता। तुम अभी के अभी यह घर खाली कर कर यहाँ से चली जाओ। जमींदार साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। जैसे ही उसकी नौकरी लग जाएगी मैं आपके पाई पाई चुका दूंगी। सिलाई कर कर मैं इतना पैसा नहीं जमा कर पा रही हूँ कि मैं आपका कर्जा चुका सकूँ। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें घर से मत निकालिए। सावित्री जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन जमींदार उसको और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। सावित्री अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है। अब उसके सर पर छत भी नहीं था और दूसरी तरफ उसको माधुरी की बात भी सता रही थी कि अगर उसे गाउन नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकती है। माँ, अब क्या होगा? हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी प्यारी बच्ची, अब जहाँ किस्मत हमें ले जाएगी वहाँ जा रहे हैं हम। सावित्री और उसकी बेटी चले जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गाउन नजर आता है। ये गाउन तो कितना ज़्यादा सुंदर है। ऐसा गाउन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लगता है ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। ये गाउन माधुरी को पसंद आएगा। सावित्री और उसकी छोटी बेटी वह गाउन लेकर माधुरी के हॉस्टल पहुंच जाती है। तुम दोनों मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आई? अगर तुम दोनों को किसी ने देख लिया तो यहाँ मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर गाउन बनकर तैयार हो गया था तो मुझे फोन कर देती, मैं खुद वहाँ लेने के लिए आ जाती। अरे यार माधुरी, ये कौन है? ये कितने ज्यादा गरीब हैं। तो इनसे बात क्यों कर रही है? ये गरीब फटीचर कौन है? ओह, ये तो मेरे घर की नौकरानी है। मेरी मम्मी ने इन्हें गाउन लेकर भेजा है यहाँ। वो मुझे गाउन ही देने यहाँ आई है। हाँ, और तुम गाउन मुझे दे दिया, अब जाओ यहाँ से। माधुरी अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को और बहन को ऐसा सुना रही थी कि कोई अपने नौकरों से भी ऐसी बातें ना करे। अपनी बेटी के मुंह से यह सब बातें सुनकर सावित्री को बहुत ही दुख होता है और वह अपनी छोटी बेटी को लेकर वहाँ से चली आती है। माँ, दीदी ने अपने दोस्तों के सामने हमें गरीब, फटीचर और क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आपने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा। आपने दीदी के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज दीदी को आपको अपनी माँ कहने में शर्म आ रही है। दीदी की वजह से हम भूखे रहे, कितनी परेशानियाँ सही और उन्हें इस बात का कुछ एहसास ही नहीं है। चांदनी, मेरी प्यारी बच्ची, कोई बात नहीं। अभी वो नादान है, नासमझ है। जमाने की ठोकर खाएगी तो उसे सब एहसास हो जाएगा। अगले दिन माधुरी अपनी माँ का लाया हुआ गाउन पहनकर पार्टी में चली जाती है। पार्टी में माधुरी को देखकर सभी दोस्त हंस रहे थे और माधुरी को एहसास ही नहीं था कि वो सब क्यों हंस रहे हैं। क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? इतना सुंदर गाउन पहनकर भी मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो सब? लगता है तूने अभी तक अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी, तभी तो ऐसा कह रही हो तुम। अरे यार,
तू तो बिल्कुल काली बंदरिया लग रही है। ऐसा मेकअप करने की क्या ही जरूरत थी। माधुरी अपने दोस्त के कहने पर आईने में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका रंग बहुत ही ज्यादा काला और सर पर एक भी बाल नहीं था, जिसकी वजह से उसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। माधुरी को समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी माधुरी ने जो गाउन पहन रखा था उससे एक आवाज आती है, मैं एक जादुई गाउन हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे कर्म का फल है। जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने और बहन ने इतनी परेशानियों का सामना किया और मैं यहाँ मौज मस्ती कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी माँ और बहन के पास जाना है। जादुई गाउन माधुरी को उसकी माँ और बहन के पास लेकर जाता है। माधुरी अपनी माँ और बहन से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चांदनी, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ मौज मस्ती करती रही और तुम दोनों ने इतनी परेशानियों का सामना किया। मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आप दोनों भूखे रहे और मैं यहाँ मौज से रहती थी। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने आपको मेरे दोस्तों के सामने कितना भला बुरा कहा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था माँ। मुझे माफ़ कर दो माँ। माधुरी, मैं एक जादुई गाउन हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांग रही हो। सावित्री, तुम अपनी बेटी को माफ़ कर दो। और हाँ सावित्री, तुम इस जादुई गाउन से कुछ भी मांग सकती हो। जादुई गाउन की बातें सुनकर सावित्री बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बेटी को माफ़ कर देती है। जादुई गाउन की मदद से पूरे परिवार को बहुत ही धन दौलत मिल जाती है। सावित्री भी अपना एक बुटीक खोल लेती है और अब तीनों माँ बेटी बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।